Okay, so now let's start the next topic, डिज़ाइन ऑफ कोर। तो हेडिंग डाल दो, डिज़ाइन ऑफ कोर, है ना। कोर डिज़ाइन हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, कोर डिज़ाइन करते हैं, मोल्ड मेकिंग करते हैं, है ना। और उधर फर्नेस में हमारा मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर वो मोल्टन मेटल इस कैविटी में पोर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग पैटर्न की बात डिटेल में कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन ऑफ कोर, इसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डाल दो और ये डायग्राम बना दो पहले फटाफट। वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम बना दो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोर को डिज़ाइन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कोर किस मटेरियल का बना रहता है, कोर को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है, और कोर पे कौन कौन से फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करते हैं, जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए फॉर बेटर प्लेसमेंट ऑफ द कोर इनसाइड द कैविटी। ओके, तो डायग्राम बन गया। अभी देखो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये मोल्ड है, मोल्ड में जो कैविटी रहता है, तो कैविटी में ये एक्स्ट्रा ये पार्ट क्रिएट किया जाता है मोल्ड में, इसको बोलते हैं रेसेस। ठीक है, दोनों साइड। ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कोर को हमें इसमें प्लेस करना होगा, कोर को हमें लाके इसमें प्लेस करना होगा इस तरीके से। तो कोर को सपोर्ट करने के लिए ये रेसेस जो है वो इस पे बनाया जाता है। अब ये इस पे बना कैसे होगा? कैविटी क्रिएट करते हैं पैटर्न की हेल्प से, तो पैटर्न पर ये प्रोजेक्शन टाइप का बना होगा दोनों साइड। पैटर्न बनाते समय ये प्रोजेक्शन टाइप के दोनों साइड लेफ्ट राइट इसको निकाला गया होगा, फिर वो पैटर्न यहाँ कैविटी में प्लेस किया होगा, जिससे ये रेसेस बन गया होगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है पैटर्न पर, इनको बोलते हैं प्रोजेक्शन, और कैविटी में जो एक्स्ट्रा और ज़्यादा कैविटी क्रिएट हो जाती है उसको बोलते हैं रेसेस। क्यों किया गया है? कोर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब कोर जो है यहाँ हम ये सिंपली सिलेंड्रिकल फॉर्म का लेट से बना रहे हैं, सिंपल केस, क्योंकि हमें प्रोडक्ट है वो इस तरीके का बनाना है। प्रोडक्ट इस तरीके का एक ब्लॉक बनाना है जिसके अंदर एक थ्रू होल है इस तरीके का। तो हॉलो सेक्शन क्रिएट करने के लिए कोर का यूज किया जाता है, ये हमने पहले भी बात की थी। तो कोर को जब हम इसमें प्लेस कर देंगे तो इस तरीके से कोर रखा हुआ है, दिस इज द मोल्ड, दिस इज द कोर। ठीक, उसके बाद उसमें मोल्टन मेटल पोर करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें मेटल पोर किया जाएगा इस कैविटी में, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये सुनो, तो ये जो लिक्विड है वो इस कोर पर बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड लगाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में सिंपली पढ़ा है कि वेन एवर एनी सरफेस इज देयर, एनी बॉडी प्रेजेंट देयर इनसाइड द लिक्विड, इट एक्सपीरियंस ए बुओयेंसी फोर्स। बुओयेंसी फोर्स कितना लगता था? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, बुओयेंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर लगेगा। और कोर का जो अपना वेट होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड होगा। तो एक नेट फोर्स जो होगा वो बुओयेंसी फोर्स माइनस वेट ऑफ द कोर अपवर्ड लग रहा होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो इस नेट फोर्स को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन करना है। ऐसा ना हो कि ये फोर्स इतना ज्यादा हो कि उसकी वजह से ये कोर जो है वो मोल्ड को यहां से ब्रेक कर दे। गेटिंग पॉइंट और नो? या कोर डिस्प्लेस हो जाए। तो इस नेट फोर्स की वजह से कोर के डिस्प्लेस होने के चांसेस बनते हैं। अगर कोर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया तो प्रोडक्ट में जहां पर उसका प्लेसमेंट किया था पता चला कि वो उससे ऊपर, ऐसे ऊपर खिसक गया, ऊपर खिसक गया, तो जो कैविटी है वो सेंटर में नहीं होगी, फिर उसमें आ जाएगा डिफेक्ट। तो जब हम कोर को प्लेस करते हैं तो इस फोर्स कितना होगा? ये फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है? बुओयेंसी फोर्स पे, बुओयेंसी फोर्स माइनस, और बुओयेंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। और वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होगा? जो कोर का वॉल्यूम होगा। और कोर का वॉल्यूम क्या होगा? कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और कोर की लेंथ। तो एक्चुअली ये जो नेट फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया और कोर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है।
जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ होगा उतना ज़्यादा इस कोर का वॉल्यूम होगा, उतना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उतना ज़्यादा बुओयेंसी फोर्स होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो हमें किस एरिया तक, किस लेंथ तक, किस वॉल्यूम तक कोर को डिजाइन करना है ये ध्यान में रखना होगा। आता ही ना समझ में? तो एक बार फिर से प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले हम करते क्या है कि पैटर्न बनाते हैं और मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड में पैटर्न को रख के ये ऐसे कैविटी क्रिएट कर दिया जाता है। इस कैविटी में कोर को रख देते हैं, फिर ये पिक्चर बनता है। फिर जो कैविटी है उसमें मोल्टन मेटल को पोर कर दिया जाता है। उसके बाद इस पर नेट फोर्स ऊपर लगने लगता है कोर पे, ठीक है। तो उसको चेक करना होता है कि ये अपने रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर ना आ जाए, ठीक है। फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरीके का मिल जाएगा, हॉलो सेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि ये कोर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस ना हो जाए, तो उसको होल्ड करने के लिए अगर सफिशिएंटली उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज नहीं है, ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा चैपलेट्स का यूज किया जाता है। चैपलेट्स टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द कैविटी, यहाँ चैपलेट्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट। अब जो कोर है वो भी सैंड का बना रहता है, बट उसका सैंड मोल्ड सैंड से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे। तो डायग्राम आई होप बन गए होंगे। अब पॉइंट्स में हम इसको नोट करेंगे और जो पॉइंट्स का जिक्र किया है उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट करूं, कोर होता क्या है, क्यों प्लेस करते हैं, राइट डाउन। कोर इज मेड अप ऑफ कोर सैंड। It is placed inside the cavity to create the hollow products, to create the hollow product। अभी इसमें जो कोर सैंड है, तो कोर सैंड होता है वो मोल्ड सैंड से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, तो कोर सैंड विल बी मेड अप ऑफ मोल्ड सैंड प्लस उसमें ऑर्गेनिक बाइंडर्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ऑर्गेनिक बाइंडर। ऑर्गेनिक बाइंडर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंसीड ऑयल होता है, जैसे मोलासिस या डेक्सट्रेन, ये से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसको हाई टेम्परेचर सस्टेन करने के लायक भी बनाते हैं। गेटिंग पॉइंट ऑफ? अभी कोर सैंड जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है, लेकिन अगर वो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है लो टेम्परेचर पे तब उसको ग्रीन सैंड भी बोलते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर जब आप मोल्टन मेटल पोर करोगे उसमें, तो मॉइस्चर जो होता है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो विद मॉइस्चर इट विल बी कॉल्ड green sand, and without moisture it will be called ड्राई सैंड, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पर जब आपने कोर बनाया होगा, एट हायर टेम्परेचर जो वाटर कंटेंट होता है वो इसमें से वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो ड्राई स्टेट में चला जाता है। ड्राई सैंड ड्राई स्टेट में क्या है, उसका ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट की वजह से इट कैन ब्रेक। नेक्स्ट, अभी जो हम लोगों ने बात की थी उसमें जिक्र किया था नेट फोर्स का। तो नेट फोर्स ऑन कोर जो लगेगा आफ्टर पोरिंग द मोल्टन मेटल, एफ, वो होगा बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड माइनस वेट ऑफ द कोर डाउनवर्ड।
बुएंसी फोर्स कितना लगता था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड माइनस वेट ऑफ ये कोर का वेट आ गया, ठीक है। तो बुएंसी फोर्स ये हो गया। तो बुएंसी फोर्स था अपना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो फ्लूइड डिस्प्लेस का वेट क्या होगा, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू जी। मास क्या होगा, रो अपॉन एम बाई वी, रो इनटू वी, ठीक है जी। अभी रो किसका लेंगे, मोल्टन मेटल का, बट कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, वॉल्यूम लिया जाएगा कोर का। तो रो होगा मोल्टन मेटल का, वॉल्यूम होगा कोर का। गेटिंग पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और वेट ऑफ द कोर क्या होगा, रो कोर का लेंगे, कोर के मटेरियल का, कोर सेंड का, और वॉल्यूम भी कोर का होगा। तो यहां पर सिंपली हमारा नेट फोर्स जो है वो रो एम माइनस रो सी इंटू वी सी इंटू जी हो जाएगा, वेयर वी सी यू कैन राइट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इंटू लेंथ ऑफ द कोर, इंटू लेंथ ऑफ द कोर, ठीक है। लेंथ कहाँ से कहाँ कंसीडर किया जाएगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इतना लेंथ कंसीडर किया जाएगा बस, क्योंकि जो पार्ट इसके अंदर है इस पे बुएंसी फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, सो योर लेंथ विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर ओनली, फ्रॉम हेयर टू हेयर ओनली, फॉर द पॉइंट और नॉट। तो लेंथ विल बी ओनली दिस, जो रेसेस में अंदर चला जाएगा इसका पार्ट, इतना पार्ट ये रेसेस में चला जाएगा, ये लेंथ कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली ये स्मॉल रहता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो टोटल एल होगा वो ही यहाँ पर भी एल कंसीडर किया जा सकता है क्वेश्चन में, इफ दिस पार्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। चलो, तो हमारा फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू रो एम माइनस रो सी ए सी इंटू एल इंटू जी, ठीक है। अब ये फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड होगा, अपवर्ड। इफ रो ऑफ मोल्टन मेटल इज मोर देन रो ऑफ द कोरसेंट, और ये डाउनवर्ड होगा इफ रो ऑफ द मोल्टन मेटल इज लेस देन रो ऑफ द कोर। ओके, क्योंकि ये देखो अगर रो एम मोर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो एफ का डायरेक्शन हमने ऊपर माना है और एफ भी माइनस डब्ल्यू की है, तो पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड ये लगेगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट, बट जनरली ये अपवर्ड ही मिलता है अपने को। नेक्स्ट, हियर जो आपका रो एम है वो है फॉर दी मोल्टेन मेटल, और जो रो सी है वो है फॉर दी कोर सैंड, या कोर लिख देते हैं सिर्फ, कोर सैंड, ठीक है। तो दिस इज द केस। तो हेंस हेंस जो आपका नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोर, वॉल्यूम ऑफ द कोर, ये वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोर। और वॉल्यूम ऑफ द कोर की वजह से दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू ए सी। ओके, ए सी इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर इफ लेंथ एल इज फिक्स। अगर एल को फिक्स कर देंगे तो यहाँ पर देखो रो एम तो कांस्टेंट रहेगा, रो सी कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट कर दिया, जी कांस्टेंट बचा क्या, ए सी। तो इट विल बी एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। तो अगर कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। हेडिंग पॉइंट और नॉट, तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा फोर्स, ठीक। अब इसका जो स्ट्रेंथ होगा कोर का,
कोर का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दोगे तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल हो बट इस पे फोर्स लगे ज़्यादा, क्योंकि फोर्स इनके डेंसिटी के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये डिफरेंस हाई हो गया तो फोर्स हाई होगा, बट अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया लो है तो ये कोर ब्रेक कर सकता है। ये सुनो, यहाँ तक रेसेस में फंसा है, यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है। हेडिंग पॉइंट और नॉट, तो ये ब्रेक करके ऊपर या नीचे डिस्प्लेस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे चैपलेट्स भी यूज करते हैं फॉर दी सेफर साइड। चैपलेट ऊपर ऐसे रोकने के लिए कैविटी के अंदर, और नीचे इसको रोकने के लिए ऐसे कैविटी के अंदर। तो अब ये ऊपर नीचे नहीं भाग सकता कोर, इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस। ठीक है, जस्ट जिस पोजीशन पर प्रोडक्ट में रखा गया है उसी पोजीशन पर रहेगा। तो ये फोर्स और ये जो कोर के रिगार्डिंग पॉइंट्स थे वो अपन ने डिस्कस। अब ये हेडिंग डालो चैपलेट। चैपलेट की हेल्प से इसको होल्ड किया जाता है। ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। यहाँ देखो, समझ लो, ये मोल्ड है, ठीक है, ये कैविटी है। तो कैविटी ऐसे बना दिया है दिखाने के लिए, ये मान लो ऐसे रेक्टेंगल रहेगा, उसके बीच में यहाँ पर ये कोर है। तो कैविटी का जो पूरा दर्शन है वो ऐसे होगा, आपको दिखाया नहीं गया है, एक साइड का पार्ट बना दिया गया कटिंग पॉइंट। ये कैविटी है, इसके अंदर ये बीच में कोर है, तो इतना कट करके इतना ही पार्ट बनाया गया। तो ये कैविटी है, इसमें कोर ऐसे प्लेस रहा होगा, और ये चैपलेट्स है, चैपलेट की हेल्प से इसको होल्ड करके रखा है। मतलब अगर इस डायग्राम में बनाए तो चैपलेट यहाँ बनेगी ऐसे। समझ में आई बात? ओके, तो ये डायग्राम बना दो फटाफट। ड्रॉ दी डायग्राम फर्स्ट, वीडियो पॉज कर दो, डायग्राम बना दो। अभी चैपलेट में लिखो, पर्पज़ आपको समझा ही दिया है, लेकिन ये बना किसका होता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, these are metallic objects, these are metallic objects used to support the core, used to support the core inside the cavity, inside the cavity. Next, chaplets are generally used, chaplets are generally used when AC is small and not sufficient to, not sufficient to hold the net force on the core. That is F. ठीक है, नेक्स्ट, these are made up of, these are made up of same material as that of product, ओके। तो ये देखो, यहाँ जो ये चैपलेट है और इसमें जो मोल्टन मेटल पोर करेंगे, इन दोनों का मटेरियल सेम है। तो होगा क्या, जैसे ये मोल्टन मेटल है और ये चैपलेट है, तो मोल्टन मेटल तो लिक्विड स्टेट में है, बट चैपलेट वो किस में, सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में। ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे होगा।
तो इसके हाई टेम्परेचर की वजह से चैपलेट्स जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लिक्विड मेटल पोर करने के बाद इसको छोड़ देंगे तो लिक्विड मेटल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, सॉलिडिफिकेशन यानी इसका कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जो चैपलेट है, चैपलेट सॉलिड है, वो हीटिंग की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट चैपलेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया या साइज इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसके सॉलिडिफिकेशन में लेट से लग रहा है 5 मिनट, तो इसके लिक्विफिकेशन में लगना चाहिए 30 मिनट्स। मतलब इसका जो मेल्टिंग टाइम है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग। आता ही समझ में? तो ये पूरा लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, हल्का सा मेल्ट होगा, उसके बाद वो इसी मेटल के साथ फ्यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ ही फ्यूज हो जाएगा। बाद में चैपलेट जो यहां पे रहा होगा वो इसी मेटल के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसी में मिक्स हो जाएगा विदाउट एनी सेपरेट बाउंड्री। क्योंकि अगर सेपरेट बाउंड्री रही फिर वो डिफेक्ट की तरह वो सीवियर डिफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो चैपलेट यहां पे लगाया वो मेल्ट धीरे धीरे होगा, इसका सॉलिडिफिकेशन फास्ट होगा, तो ये पूरा मेल्ट करने से पहले ये इसी के साथ फ्यूज होके सॉलिडिफाई हो जाएगा, सो दैट के बाद में आपको चैपलेट और जो प्रोडक्ट है उसके मटेरियल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस तरह डिजाइन किया जाता है उसको। गेटिंग पॉइंट और नॉट? उसका शेप एंड साइज इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो ये सॉलिडिफिकेशन के एंड तक कोर को यहां सपोर्ट करके रखता है। मान लो आपने जैसे ही मोल्टन मेटल पोर किया, ये आपने क्रॉस सेक्शन इनका बहुत ही पतला बना दिया, तो ये मेल्ट कर जाएंगे, कोर गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा बुएंसी फोर्स से, अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो भी डिफेक्ट आ जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो दीज आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ प्रोडक्ट, बट they support the core till the end of solidification. Till the end of solidification, because it takes longer time to melt out chaplets completely. वो पूरे मेल्ट होते ही नहीं है, बस वो उसी मटेरियल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। हेंस chaplets are designed in such a way that along with providing support to core, they get diffused with the product material completely. प्रोडक्ट मटेरियल कंप्लीटली। ठीक है, दैट्स इट। तो ये अपनी बात हुई चैपलेट की और कोर डिजाइन की। ठीक है, तो इसको डन कर दो यहाँ तक। बुएंसी फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, वो सारा बात हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।